जोधपुर से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक टोल प्लाजा पर काम करने वाले कुछ लोग एक कार सवार की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। बताया गया कि उस कार सवार की गलती बस इतनी थी कि टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों से मामूली बात पर उसकी बहस हो गई थी। इसके बाद उन लोगों ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि उसकी कार को भी तोड़ दिया। और कार चला रहे उस आदमी को तो उन लोगों ने सड़क पर डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोगों ने मिलकर उस आदमी को पहले कार से बाहर निकाला और उसे सड़क के किनारे पैदल चलने वाले रास्ते पर गिरा दिया। इसके बाद एक आदमी उस पर लगातार डंडे बरसाने लगा। डंडा चला रहा वो आदमी उस टोल प्लाजा का कर्मचारी बताया गया, जो बिना रुके कार सवार पर डंडों की बारिश करता रहा। डंडा चला रहे उस आदमी को देखकर ऐसा लगा जैसे उस आदमी पर कोई भूत चढ़ गया हो, क्योंकि वो आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस दौरान पिटाई की वजह से कार सवार बुरी तरह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मारपीट कर रहे लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। लेकिन इसके बावजूद न तो डंडा चला रहे उस आदमी पर कोई असर हुआ और न ही वहां मौजूद दूसरे लोगों पर। वीडियो में कार सवार आदमी जमीन पर औंधे मुंह गिरा रहा और टोल कर्मचारी उसे घेर कर खड़े रहे, जबकि उनका एक साथी उसे डंडे से मारता रहा। और वो लोग उसे तब तक मारते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हुआ। मारपीट की ये घटना जोधपुर के एक टोल प्लाजा पर हुई। बताया गया कि कार सवार उस आदमी की एक दूसरे टोल प्लाजा पर काम करने वाले लोगों से किसी बात पर मामूली बहस हो गई थी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि अगले टोल प्लाजा पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाएगी, क्योंकि जोधपुर के खेजड़ली टोल प्लाजा पर पहले से ही कुछ लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक टोल प्लाजा पर बहस होने के बाद वहां के कर्मचारियों ने अगले टोल प्लाजा यानी खेजड़ली टोल प्लाजा पर फोन कर उसके बारे में बता दिया था। और जैसे ही वो कार वहां पहुंची, उन लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। एक साथ कई लोगों ने कार पर धावा बोला और उसकी वजह से कार सवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ लोगों ने उसे कार से खींचकर बाहर निकाला, जबकि कुछ लोग उसकी कार का शीशा तोड़ते दिखाई दिए। एक आदमी तो डंडा लेकर उसकी कार पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। कार पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वो आदमी कार के ड्राइवर पर टूट पड़ा। वो उसे इस तरह मारने लगा जैसे वो उसका जानी दुश्मन हो। देखकर ऐसा लगा जैसे वो उसे जान से मारकर ही दम लेगा। हालांकि बाद में टोल प्लाजा पर मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। जांच में इस बात का पता चला कि जिस आदमी से मारपीट हुई उसका नाम किशन गुर्जर है और वो पास के ही एक गांव का रहने वाला है। घटना उस वक्त हुई जब किशन गुर्जर किसी काम के सिलसिले में वहां के टोल प्लाजा से गुजर रहा था। तभी अचानक कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग उसे बुरी तरह मारते दिखाई दिए। वो लोग सड़क पर घेर कर उस पर लात और घूंसों की बारिश करते नजर आए, जबकि एक आदमी उस पर अंधाधुंध डंडे बरसाता रहा। बताया गया कि मारपीट करने वाले ये आरोपी टोल प्लाजा के ही कर्मचारी हैं, जो पास के ही एक गांव के रहने वाले हैं। और इन्होंने मामूली बहस के बाद कार चला रहे किशन गुर्जर की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की इस घटना में किशन बुरी तरह घायल हो गए। बाद में इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर इस वारदात में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और इसी तरह राजस्थान के जोधपुर से भी बदमाशों के आतंक का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां बाइक सवार 2 बदमाश एक होटल पर तलवार से हमला करते दिखाई दिए। हालांकि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन इस वारदात की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि बाइक सवार बदमाशों ने जिस तरह से तलवार लेकर हमला किया, उसे देखकर आसपास के लोग खौफ से भर गए। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उस वीडियो में होटल के बाहर कुछ लोग बैठे और खड़े दिखाई दिए। इसी दौरान वहां एक बाइक पर सवार 2 बदमाश होटल के सामने आकर रुके। उन बदमाशों को देखकर होटल के बाहर मौजूद 2 लोग दौड़कर अंदर चले गए, मानो वो लोग पहले से ही बाइक सवार बदमाशों का इरादा भांप गए हों।
जबकि एक आदमी वहीं बैठा रहा। तभी बाइक के पीछे बैठा बदमाश हाथ में तलवार लहराते हुए होटल की तरफ दौड़ने लगा। देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी को तलवार से काट डालेगा। वो दौड़ते हुए होटल के पास पहुंचा और फिर किसी के कुछ भी समझने से पहले तलवार से होटल के दरवाजे पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। कुछ देर तक वो तलवार से होटल के बाहर खड़ा होकर वार करता रहा, लेकिन उसने बाहर बैठे उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ी देर बाद वो अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गया। लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक रोज पहले यानी 24 दिसंबर को बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की जांच में ये पता नहीं चल सका कि बदमाशों ने किस वजह से तलवार से होटल पर धावा बोला। हालांकि वीडियो में दिख रहे इन दोनों बदमाशों की पहचान कर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। बताया गया कि बाइक पर आए दोनों बदमाश तलवार को एक कपड़े में छिपा कर लाए थे। उस दौरान होटल के सामने वाली सड़क पर बड़ी संख्या में गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। आसपास भी कई लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी होटल के सामने एक बाइक आकर रुकी। बाइक के रुकते ही एक आदमी फौरन होटल में घुस गया, जैसे उसे पहले से ही ये बात पता थी कि वहां हमला होने वाला है। उसी वक्त एक बदमाश बाइक से उतरा और तलवार को कपड़े से निकालकर होटल की तरफ दौड़ गया। उसे देखकर वहां बैठा दूसरा आदमी होटल के अंदर घुस गया। मतलब बदमाश के पहुंचने से पहले ही वो आदमी अंदर घुस गया। देखकर ऐसा लगा जैसे वो बदमाश होटल के अंदर भागने वाले उन दोनों लोगों को ही मारने पहुंचा था। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर किस वजह से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इधर बिहार की राजधानी पटना के नजदीक बाढ़ रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां प्लेटफॉर्म से गिरी एक महिला और उसके 2 बच्चों के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई। गनीमत ये रही कि ट्रेन के गुजरने के बाद भी उन्हें खरोच तक नहीं आई। लेकिन इस घटना ने रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों की सांसें अटका दी, क्योंकि वो महिला अपने 2 बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गई। उसे जिस ट्रेन पर सवार होना था वो उसी ट्रेन के नीचे गिरी थी, वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने 2 बच्चों के साथ। और तब तक ट्रेन की रफ्तार भी तेज हो गई। इसे देखकर वहां मानो हड़कंप मच गया। लोगों को लगने लगा कि महिला और उसके बच्चों का बच पाना अब नामुमकिन है। लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी को भी कोई चोट नहीं आई। बताया गया कि जैसे ही महिला प्लेटफॉर्म के नीचे गिरी, उसने हिम्मत दिखाते हुए अपने 2 बच्चों को सीने से लगा लिया और फिर रेल की पटरी के किनारे चिपक कर लेट गई। उस दौरान प्लेटफॉर्म पर कई लोग मौजूद थे और उस घटना को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। वहां मौजूद लोगों की धड़कनें हर गुजरते पल के साथ तेज होने लगी, लेकिन ट्रेन की रफ्तार के आगे वो लोग चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। उस महिला का सिर तो बिल्कुल ट्रेन के पहियों के नजदीक था और इसीलिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग खौफ से भर गए। वो इस महिला और उसके बच्चों की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। उनमें कुछ लोगों ने इस डरावने मंजर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सभी लोग बस यही दुआ करने लगे कि वो महिला किसी तरह अपना सिर ना उठाए, क्योंकि अगर वो जरा भी हिलती या अपने सिर को उठाने की कोशिश करती तो ऊपर से गुजर रही मौत से बच पाना नामुमकिन था। यही बात उसे कुछ लोग लगातार समझाते दिखे। वो उसे दिलासा देने लगे कि बस थोड़ी देर तक उसी तरह जमीन से चिपके रहने से वो अपनी और अपने बच्चों की जान बचा लेगी। धीरे धीरे आधी से ज्यादा ट्रेन पार कर गई और कुछ ही सेकंड में आखिरी डिब्बा भी पार कर गया। और जैसे ही विक्रमशिला एक्सप्रेस वहां से निकली, चारों तरफ से लोग उस महिला के नजदीक पहुंच गए। बच्चा के लेके था बेटा, गया। चलो कोई बात नहीं। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बच्चों समेत उठाकर प्लेटफॉर्म पर रखा। इसके बाद वहां भारी भीड़ जुट गई और इसके बाद जाकर लोगों की जान में जान आई। ट्रेन के नीचे गिरने के बावजूद वो महिला और उसके 2 बच्चे सही सलामत थे। लेकिन मौत को इतनी नजदीक से देखने वाली वो महिला बेहोश हो गई थी। उसके छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। हालांकि वहां जुटे लोगों ने उन्हें सहारा दिया।
कोई उस महिला को होश में लाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसके बच्चों को चुप कराया। रेल पुलिस के जवानों ने भी काफी मदद की। सभी इस बात से खुश दिखाई दिए कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद उन तीनों की जान बच गई। बताया गया कि वो अपने परिवार के साथ दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पहुंची थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से ट्रेन पर चढ़ने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो अपने 2 बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। उसकी किस्मत अच्छी रही कि उसे अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने लायक जगह मिल गई, जिसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी खबर आई राजौरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी। राजौरी में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल ने राजौरी और पुंछ जिलों के कई इलाकों की घेरेबंदी कर दी। इस बीच आर्मी चीफ मनोज पांडे ने उन इलाकों का दौरा किया जहां ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की और इस आतंकी घटना के बाद हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बुधवार को राजौरी के दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 21 दिसंबर को हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तान की सेना के संपर्क में थे और उनकी तलाश में जारी अभियान को और तेज कर दिया गया। 21 दिसंबर को सेना की गाड़ियों पर हमला करने के बाद भागे आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न सिर्फ जमीन पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, बल्कि सेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए आसमान से भी उन्हें पकड़ने की मुहिम जारी है। राजौरी और पुंछ के कई इलाकों की घेरेबंदी कर दी गई है। इस अभियान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, स्पेशल फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों को भी लगाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इन जिलों में बसे घने जंगलों को घेरकर आतंकियों की तलाश में जुटी है। और इस बीच सेना प्रमुख मनोज पांडे हालात का जायजा लेने के लिए राजौरी के डेरा की गली इलाके में पहुंच गए। खबर है कि इस दौरान आर्मी चीफ को सेना के ऑपरेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। इसी जगह पर 21 दिसंबर को आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया था। उस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 3 घायल हुए थे। और आतंकियों ने 21 दिसंबर को यह हमला उस वक्त किया था जब सेना के जवान पुंछ में सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। राजौरी के डेरा की गली इलाके में इस हमले को अंजाम देने के बाद सभी आतंकी भाग गए थे और उन आतंकियों की तलाश में पिछले 5 दिन से ऑपरेशन जारी है। 4 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सुरक्षा बल के जवान राजौरी और पुंछ में दिन रात जुटे हैं। इससे पहले 21 दिसंबर को राजौरी में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया था। उस दिन आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिससे सेना के जवान जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पाए थे। आतंकियों का ये हमला राजौरी के थाना मंडी के डेरा की गली इलाके में हुआ था। खबर है कि जिन 2 गाड़ियों पर हमला किया गया था, उनके जरिए जवानों को सुरनकोट से बफलियास ले जाया जा रहा था, क्योंकि वहां सेना पहले से ही आतंकियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी और उसी मुहिम में शामिल होने के लिए सेना की दूसरी टीम को ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में ही आतंकियों ने जवानों पर हमला कर दिया था और उस हमले में शहीद हुए जवानों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजौरी की घटना में यूपी के कानपुर के रहने वाले जवान करण यादव भी शहीद हो गए थे और उनका पार्थिव शरीर जैसे ही कानपुर लाया गया, वहां मातम पसर गया। शहीद करण यादव के छोटे भाई तो सेना की गाड़ी के आगे ही रो रो कर जमीन पर गिर गए। तुरंत ही पुलिस और सेना के दूसरे जवानों ने उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद शहीद करण यादव को सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फिर हजारों लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इसी तरह उत्तराखंड के शहीद जवान गौतम सिंह का भी पार्थिव शरीर जब उत्तराखंड के कोटद्वार लाया गया तो वहां का माहौल गमगीन हो गया। सैकड़ों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने लगातार नारे भी लगाए। राजौरी में हुए आतंकी हमले में
देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले बिहार के गया के रहने वाले शहीद चंदन कुमार को भी श्रद्धांजलि दी गई। उनका पार्थिव शरीर विमान से गया लाया गया। इसके बाद गया एयरपोर्ट पर ही उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। और इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक दिन पहले रिटायर्ड एसएसपी की हत्या पर जम्मू समेत कई जिलों में पाकिस्तान पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। आतंकियों ने पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या उस वक्त कर दी थी जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। और इस हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसकी एक तस्वीर जम्मू से भी सामने आई। वहां शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पाकिस्तान के झंडे में आग लगा दी। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आतंकियों की मदद करने वालों पर भी अपनी भड़ास निकाली। बारामूला के रहने वाले रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी एक दिन पहले मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में सेना पूरे बारामूला में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में चौकसी भी बढ़ा दी गई। इस दौरान सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने सीमा पार से पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान सीमा पर मार गिराए गए उस ड्रोन से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इस मुहिम को सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर अंजाम दिया। इस दौरान पाकिस्तान में बनी गोलियां भी जब्त की गई। यही नहीं, इटली की पिस्तौल और करीब 35,000 रुपए भी ड्रोन के जरिए आतंकियों के मददगारों तक भेजने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान की ये चाल सफल नहीं हो पाई। पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने में बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और कैश भेजने वाली इस साजिश को फेल करने से 2 दिन पहले ही उसी इलाके में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल कर दिया था। उस दौरान सेना की कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए थे, जबकि एक घायल आतंकी को दूसरे आतंकी किसी तरह खींचकर सीमा पार ले जाने में सफल हुए थे। बड़ी खबर आई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के मामले से जुड़ी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति की नकल उतारी। कल्याण बनर्जी बंगाल के हुगली में पार्टी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वहां लोगों को संबोधित किया और उपराष्ट्रपति की नकल उतारने के मामले पर बात की। और इसी दौरान उन्होंने मंच से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। इससे पहले उन्होंने संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान धनखड़ की नकल की थी, जिस पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। खुद धनखड़ ने राज्यसभा में इस पर आपत्ति जताई थी। लेकिन इस मुद्दे पर मचे सियासी बवाल के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति की नकल उतार दी। कल्याण बनर्जी बंगाल के हुगली में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। उन्होंने जैसे ही धनखड़ की नकल उतारी, लोग ठहाके लगाने लगे, तालियां बजी। मंच पर बैठा एक शख्स तो खुद को रोक ही नहीं पाया, वो तालियां बजाते हुए हंसने लगा। ठहाकों के बीच कल्याण बनर्जी ने धनखड़ की नकल जारी रखी। वो उनकी मिमिक्री करते रहे और उन्होंने उस वक्त का जिक्र किया जब जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे। उस वक्त धनखड़ और राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों पर खींचतान हुई थी। और हुगली के कार्यक्रम में धनखड़ की मिमिक्री करते हुए कल्याण बनर्जी ने उन्हीं बातों का जिक्र कर दिया। उन्होंने हुगली में ही हुए एक दूसरे कार्यक्रम में मंच पर धनखड़ के हाव भाव दिखाए और इस मुद्दे पर मचे सियासी बवाल पर बात की और उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया। हुगली में कल्याण बनर्जी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और वहां बोलते हुए उन्होंने उस समय का भी जिक्र किया जब जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे।
और बंगाल की राज्य सरकार से उनकी खींचतान चल रही थी। আপনার ইতিহাস আমাদের সবাই কাছে জানা আছে কি করেছেন বাংলার বুকে যখন এসেছিলেন। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन में कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की नकल उतारी थी और राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते दिखे थे। इसके बाद तो बीजेपी सड़कों पर उतर आई थी। खूब सियासी बवाल मचा था और जगह जगह कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के पुतले जलाए गए थे। लेकिन इन सारी बातों से बेपरवाह कल्याण बनर्जी ने बंगाल में कदम रखते ही एक बार फिर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर डाली। बड़ी खबर आई विपक्षी गठबंधन में खींचतान की अटकलों से जुड़ी। नीतीश ने विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों से नाराजगी की खबरों से इनकार कर दिया। पटना में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि के बाद उन्होंने ये बयान दिया। नीतीश ने दो टूक बोल दिया कि वो नाराज नहीं है और विपक्षी गठबंधन जल्द ही सीट शेयरिंग पर फैसला कर लेगा। इससे पहले खबर आई थी कि नीतीश नाराज हैं, क्योंकि खबर आई कि विपक्षी गठबंधन मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का चेहरा बनाने की तैयारी में है। अटकलें लगी कि नीतीश इससे नाराज हो गए थे। लेकिन पटना में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देकर बाहर आए नीतीश ने इससे इनकार कर दिया। नीतीश जब बाहर आए तो उनके साथ तेजस्वी यादव और जेडीयू के दूसरे नेता भी थे और जैसे ही ये नेता बाहर आए मीडिया ने उनको घेर लिया और एक के बाद एक कई सवाल किए। इन सवालों में एक सवाल नीतीश की नाराजगी का भी था। ये सवाल सुनते ही नीतीश के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। इससे पहले वो सवालों के जवाब मुस्कुरा कर दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मीडिया ने नाराजगी वाला सवाल पूछा नीतीश गंभीर हो गए और उन्होंने उनकी नाराजगी की खबरों से इनकार कर दिया। गलत नहीं भाई, गलत है। हम जरा भी नाराज नहीं। अवकारात हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए। नीतीश जब ये बात कह रहे थे तेजस्वी यादव उनके साथ ही खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। उनके पीछे खड़े जेडीयू के दूसरे नेता भी मुस्कुराने लगे। और इन सब के बीच नीतीश ने बार बार मीडिया को बताया कि उनकी नाराजगी की खबरें गलत हैं, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का संयोजन नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। यही नहीं, खड़गे को पीएम का चेहरा बनाने वाली खबर पर भी नीतीश के खफा होने की अटकलें लगी थी। लेकिन नीतीश ने इन अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। वो अलग बात है कि ये फुल स्टॉप इन खबरों के उड़ने के 6 दिन बाद लगा। यही नहीं, नीतीश ने सीट शेयरिंग पर भी बात की, लेकिन जब बहुत ज्यादा सवाल हो गए तो नीतीश का साथ देने के लिए तेजस्वी भी आ गए। समय पे हो बताया जाएगा, टाइम आएगा। सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है। हालांकि पिछले हफ्ते खबर आई थी कि नीतीश नाराज हैं, क्योंकि खबर आई थी कि विपक्ष खड़गे को पीएम का चेहरा बनाना चाहता है। ये खबर सूत्रों ने दी थी और बताया था कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव दोनों इस बात से नाराज होकर चले गए थे और बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए नजर नहीं आए थे। लेकिन नीतीश के साथ साथ तेजस्वी ने भी इन अटकलों से इनकार किया। ये दोनों अटकलें अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के साथ ही वहां पर पहुंचे थे और दोनों साथ ही पटना के अटल पार्क से बाहर आए। नीतीश ने जब मीडिया से बात की तो तेजस्वी उनके साथ ही थे और उनके सामने ही नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी से अपने लगाव के बारे में बात की। थोड़ा पीछे कीजिए ना। और उनके प्रति मेरा बिल्कुल तो एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहेगा। इस पूरी बातचीत में नीतीश ने ज्यादातर सवालों का मुस्कुराकर हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। जेडीयू में टूट की खबरों पर तो उन्होंने ऐसे जवाब दिया मानो उन्हें विरोधियों की किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है। विपक्षी गठबंधन से नाराजगी की खबरों के बीच नीतीश ने लंबे वक्त के बाद मीडिया से बात की और कई ऐसे सवालों पर बोले जिन पर उनके जवाब का इंतजार था। बड़ी खबर आई पाकिस्तान में एक और आतंकी के खात्मे से जुड़ी। इस बार पाकिस्तान के कसूर इलाके में आतंकी संगठन लश्कर के नौजवानों को ट्रेनिंग देने वाले अब्दुल्ला शाहीन उर्फ जिहादी गुरु की मौत हो गई।
जिहादी गुरु के नाम से मशहूर ये आतंकी लश्कर के सरगना हाफिज सईद के भरोसेमंद लोगों में एक माना जाता था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बड़े कमांडरों में एक अब्दुल्ला शाहीन को हाफिज सईद ने कई बड़े काम सौंपे हुए थे। इसीलिए उसकी मौत से हाफिज सईद के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब्दुल्ला शाहीन लश्कर के टॉप कमांडरों में एक था। उसे लश्कर में आने वाले नौजवानों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसी वजह से उसे आतंक की दुनिया में जिहादी गुरु के नाम से जाना जाता था। हालांकि लश्कर के सरगना हाफिज सईद के सबसे भरोसेमंद लोगों में एक अब्दुल्ला शाहीन का काम तमाम कर दिया गया, लेकिन उसे किसने और क्यों मारा इसकी जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पाई। हालांकि ये जरूर पता चला कि पाकिस्तान के कसूर इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। जानकारी के मुताबिक ये टक्कर इतनी भीषण थी कि अब्दुल्ला शाहीन उर्फ जिहादी गुरु की सड़क पर ही मौत हो गई। इसे लश्कर के सरगना हाफिज सईद के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिहादी गुरु उन बचे कुचे आतंकियों में एक था जिसके पास हाफिज सईद के कई गहरे राज थे। वो हाफिज सईद के सबसे करीबी लोगों की लिस्ट में शामिल था। माना जाता है कि हाफिज सईद किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए जिन कमांडरों से राय मशवरा करता है उनमें जिहादी गुरु भी शामिल था। और उसका इस तरह से संदिग्ध हालत में मारा जाना लश्कर के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जिहादी गुरु के नाम से मशहूर अब्दुल्ला शाहीन कोई छोटा मोटा कमांडर नहीं था, बल्कि उस पर लश्कर के लिए आतंकी तैयार करने की जिम्मेदारी थी। मतलब वो लश्कर की आतंकी फैक्ट्री का कर्ता धर्ता था। इसके अलावा वो नौजवानों का ब्रेन वॉश करने में माहिर माना जाता था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जिहादी गुरु ही लश्कर में मौजूद आतंकियों को आत्मघाती हमलों के लिए तैयार करता था। वो लश्कर में आतंकियों की भर्ती से लेकर उन्हें मिशन पर भेजने तक के सारे बड़े फैसले लेता था। इसलिए उसकी मौत ने हाफिज सईद के होश उड़ा दिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में एक के बाद एक करीब 25 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं और उनमें ज्यादातर आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए गए। उस पर भी बड़ी बात यह कि अकेले इसी महीने में लश्कर के सरगना हाफिज सईद के 3 करीबियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब एक ही महीने के अंदर हाफिज सईद के 3 भरोसेमंद कमांडरों का खेल खत्म हो गया। माना जा रहा है कि इसके बाद हाफिज सईद के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सबसे पहले हाफिज सईद के करीबी माने जाने वाले हबीबुल्ला उर्फ भोला खान पर गोलियां बरसाई गई। वो लश्कर में आतंकियों की भर्ती का काम देखा करता था। इसके बाद लश्कर के लिए फंड जुटाने का काम देखने वाले उमर गुल को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला और अब हाफिज सईद के सबसे भरोसेमंद लोगों में एक जिहादी गुरु की मौत गाड़ी में टक्कर लगने से हो गई। मतलब एक ही महीने में लश्कर के सरगना हाफिज सईद को 3 बड़े झटके लगे। और सूत्रों का दावा है कि अपने करीबियों की मौत के बाद हाफिज सईद को ये डर भी सताने लगा है कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो। माना जा रहा है कि इसी डर की वजह से हाफिज सईद समेत कई बड़े आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकियों के सिर पर अब मौत मंडराने लगी है। उनके दिलों में ये बात बुरी तरह घर कर गई है कि उन्हें कभी भी ठिकाने लगाया जा सकता है। मतलब पाकिस्तान में अगली लाश किसकी बिछेगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान में मौजूद कई और आतंकी संगठनों के कई बड़े कमांडरों का खात्मा हो चुका है। माना जा रहा है कि इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अपने बिलों में छिपने को मजबूर हो गए। कुछ दिन पहले तो हाफिज सईद ने बाकायदा पाकिस्तान में बचे खुचे आतंकियों के नाम ये संदेश जारी किया था कि वो अपने सेफ हाउस में रहें, और उसने लश्कर के कई कमांडरों के बाहर निकलने पर रोक भी लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद उसके 3 सबसे करीबी कमांडर इसी महीने मारे गए। मतलब लश्कर की लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में आतंकियों की मौत का सिलसिला नहीं रुका। माना जा रहा है कि इसी वजह से अब वहां मौजूद बाकी आतंकी भी खौफ से भर चुके हैं।
खबर तो ये तक है कि भारत समेत कई देशों को गीदड़ भभकी देने वाला हाफिज सईद तक अंडरग्राउंड हो गया है। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर बुरी तरह फेल हो गई है। हालांकि एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान में दनादन होते आतंकियों के एनकाउंटर के पीछे आईएसआई ही हो सकती है। मतलब आईएसआई अपने देश में मौजूद आतंकियों को ठिकाने लगाकर उसका ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम भी कर सकती है। इस बात की आशंका इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि साल भर में पाकिस्तान में 1 से 2 नहीं बल्कि करीब 25 आतंकी मारे गए। सबको एक ही तरह से अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा और आईएसआई उन्हें मारने वाले एक भी आरोपी को महीनों बाद तक भी नहीं पकड़ पाई। जबकि आईएसआई ये दावा करती है कि उसके एजेंट पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर हैं। लेकिन वो इन अज्ञात हमलावरों को नहीं ढूंढ पाई। इसीलिए इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा है कि कहीं आईएसआई ने ही उन आतंकियों को ठिकाने लगाने की साजिश न रची हो। खुफिया सूत्र इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान उन आतंकियों को ठिकाने लगाने में जुटी है जो अब उसके काम के नहीं रहे। बड़ी खबर आई पाकिस्तान में जारी बलोच समुदाय के लोगों के प्रदर्शन से जुड़ी। वहां आखिरकार पाकिस्तान की सरकार और सेना ने बलोच समुदाय के प्रदर्शनकारियों के आगे घुटने टेक दिए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में 200 से ज्यादा बलोच प्रदर्शनकारियों को रातों रात रिहा कर दिया गया। माना जा रहा है कि ये दबाव पाकिस्तान के कई शहरों में एक साथ टूटे प्रदर्शन बम की वजह से हुआ, जिसके बाद वहां की सरकार को हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को छोड़ना ही पड़ा। जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की सेना बलोच समुदाय के प्रदर्शनकारियों के आगे झुक गई। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने मिलकर वहां प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया था और उनमें कई लोगों को तो बगैर किसी आरोप के ही जेलों में ठूंस दिया गया था। हालांकि बलोच समुदाय के लोगों के प्रदर्शन इसके बावजूद नहीं रुके और आखिरकार पाकिस्तान की सरकार को हार माननी पड़ी। बताया गया कि इनमें सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए थे और इसके बाद पाकिस्तान के इस कदम की चौतरफा आलोचना होने लगी थी, जिसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। बताया गया कि पाकिस्तान के इस बर्बर रवैये के खिलाफ न केवल बलूचिस्तान प्रांत बल्कि दुनिया के कई देशों के मानवाधिकार संगठनों ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन गया। माना जा रहा है कि इसी दबाव की वजह से पाकिस्तान की सरकार ने बलोच समुदाय के प्रदर्शनकारियों को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। और जानकारी के मुताबिक ये वो प्रदर्शनकारी थे जिन्हें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वहां 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा मार्च निकाला गया था और इसके लिए वहां इतने लोग जुटे थे कि इस्लामाबाद की सड़कें किसी जंग के मैदान में बदल गईं। उस दौरान प्रदर्शनकारियों की तादाद देखकर पाकिस्तान की सेना और सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि वहां विरोध में जुटी भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन के साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे थे। कुछ लोगों ने तो ये आरोप भी लगाए थे कि इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने कई लोगों को तो बगैर किसी आरोप के ही हिरासत में ले लिया था। आप इसको दिखा देना। वहां बलोच समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद पुलिस के पसीने छुड़ा दिए थे। वहां से जो वीडियो सामने आए थे उनमें कभी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करती दिखी तो कभी वो लोग पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए थे। इस दौरान कई लोगों को पुलिस वालों की लाठियों का शिकार भी होना पड़ा था। और इसके बाद तो विरोध की आग में पाकिस्तान के कई शहर झुलसते चले गए। इस प्रदर्शन की शुरुआत बलूचिस्तान प्रांत से हुई थी और फिर ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गया। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बलूचिस्तान की राजधानी में देखने को मिला था, क्योंकि 2 दिन पहले बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक हाईवे जाम कर दिया था। वहां सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर डेरा जमाकर बैठ गए थे और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर सूरत से भी सामने आई थी। वहां भी लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की थी। इसके अलावा
विरोध प्रदर्शन की ये आग बलूचिस्तान के पंजगूर में तो महिलाओं ने खुलकर पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध जाहिर किया था। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने उन पर कई तरह के जुल्म ढाए, जिसके बाद अपने हक की लड़ाई के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान जब चाहे तब उस इलाके में घुसकर वहां आतंक मचा देता है। बलोच समुदाय के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने बलोच समुदाय के कई लोगों को जबरदस्ती हिरासत में ले लिया, जबकि उनके मुताबिक पाकिस्तान ने जिन लोगों को हिरासत में लिया उनके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर थी और ना ही कोई केस दर्ज था। मतलब पाकिस्तान ने वहां के कई लोगों को जबरन घरों से उठवा लिया। आशंका जताई गई कि ये वो लोग थे जो बलूचिस्तान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे और इन्हीं आवाजों को दबाने के लिए पाकिस्तान ने उन लोगों को रातों रात गायब करवा दिया। क्योंकि पाकिस्तान सरकार को ये डर था कि उसके खिलाफ जोरदार विद्रोह की शुरुआत हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आरोप है कि इसी वजह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के कई नेताओं को अगवा कर लिया। इनमें कई लोग तो महीनों पहले अपने घरों से गायब हुए थे और अब तक नहीं लौटे। और फिर इसी के विरोध में बलूचिस्तान के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। वहां पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की चिंगारी सुलग रही थी, जो अब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी, जिसका असर ये हुआ कि इस ज्वालामुखी के लावे की चपेट में न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के कई शहर भी आ गए। बड़ी खबर आई अमेरिका से। वहां राष्ट्रपति बाइडेन के प्लेन एयरफोर्स वन के ठीक ऊपर उसके आसपास एक रहस्यमयी चीज दिखाई देने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका के मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक बाइडेन के प्लेन के पास उड़ने वाली चीज यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकती है, जो प्लेन के कभी ऊपर तो कभी उसके आसपास कुछ देर तक उड़ती रही। देखकर ऐसा लगा जैसे वो बाइडेन के प्लेन का पीछा कर रही हो। चौंकाने वाली बात यह है कि एयरफोर्स वन में उस वक्त बाइडेन खुद मौजूद थे, लेकिन बाइडेन के प्लेन एयरफोर्स वन के आसपास किसी चीज के मंडराने की खबर सामने आने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं, या यूं कहें कि बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके विमान एयरफोर्स वन के पास एक रहस्यमयी चीज तेजी से गुजरती दिखाई दी, जबकि बाइडेन की सुरक्षा बेहद सख्त होती है। उनकी सुरक्षा में जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जाती है। बाइडेन के प्लेन के आसपास ही नहीं बल्कि कई किलोमीटर के दायरे में किसी भी दूसरे विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन इसके बाद भी उनके प्लेन के पास एक रहस्यमयी चीज आसमान में मंडराती नजर आई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में एयरफोर्स वन के पास से एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तेजी से गुजरता नजर आया। ये वीडियो 10 दिसंबर का बताया गया। दावा किया गया कि जिस वक्त एयरफोर्स वन के आसपास यूएफओ दिखाई दिया उस वक्त विमान में खुद बाइडेन मौजूद थे। दावा है कि इस वीडियो को एयरपोर्ट के पास रहने वाले 2 भाइयों ने रिकॉर्ड किया था। हालांकि इस घटना पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई। और जिस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया वो तब घटी जब बाइडेन अपने प्लेन एयरफोर्स वन से लॉस एंजलिस जा रहे थे। खबरों के मुताबिक बाइडेन वहां चुनाव के लिए चंदा जुटाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि कुछ ही महीनों में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बाइडेन एक बार फिर उम्मीदवार हो सकते हैं। खबर है कि इसीलिए वो अपने बेहद सुरक्षित विमान एयरफोर्स वन से लॉस एंजलिस जा रहे थे। वहां उन्हें चुनाव के खर्चे के लिए चंदा जुटाना था, लेकिन तब शायद उन्हें भी ये पता नहीं रहा होगा कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया में सुर्खियां बन जाएगी, क्योंकि बाइडेन के विमान के ऊपर जो दिखा उसके बारे में अब तक दुनिया को सही कुछ भी नहीं पता है। यूएफओ आज भी दुनिया के लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है।
इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के विमान के ऊपर उसके दिखने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। बड़ी खबर आई अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान से जुड़ी। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ते समय वहां हथियार छोड़ने के दावों को खारिज कर दिया। तालिबान के सैन्य अभ्यास से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन वीडियो को शेयर करने वालों ने दावा किया कि तालिबान लड़ाकों के पास अमेरिकी हथियार हैं और वीडियो में अभ्यास के दौरान दिखने वाले हथियार अमेरिका के हैं, क्योंकि उसने ये हथियार 2021 में अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए थे और इन हथियारों में अमेरिका का हॉक हेलीकॉप्टर और असॉल्ट राइफल शामिल है। ये दावा सोशल मीडिया पर किया गया और तालिबान से जुड़े कई वीडियो शेयर किए गए। इन्हीं में एक ये वीडियो है। इस वीडियो में तालिबान के लड़ाके किसी देश की सेना की तरह युद्ध अभ्यास करते दिखे। दावा किया गया कि तालिबान लड़ाके अमेरिकी सैनिकों के कपड़े, जूते, ग्लव्स, गॉगल्स, हेलमेट और नी कैप समेत उनकी सेना की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में तालिबान ने मार्शल आर्ट किया और फिर एक बख्तरबंद गाड़ी से कई तालिबान लड़ाके निकले। इन लड़ाकों के हाथ में बंदूकें थी। इन बंदूकों से तालिबान दुश्मन से लड़ने का अभ्यास करते नजर आए। यही नहीं, वो मशीन गन से अभ्यास करते भी दिखे। वीडियो के अगले ही हिस्से में तालिबान लड़ाकों ने पिस्तौल चलाने का अभ्यास किया और टारगेट को तार-तार कर दिया। यही नहीं, वीडियो के अंत में तालिबान लड़ाके हेलीकॉप्टर पर सवार दिखे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से दुश्मन पर नजर रखी। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि तालिबान लड़ाकों के ऐसे 1-2 नहीं बल्कि करीब 4000 वीडियो हैं। और इन्हीं वीडियो के वायरल होने पर दावा किया गया कि तालिबान के पास अमेरिकी हथियार हैं और इन्हीं हथियारों के दम पर वो अफगानिस्तान में शासन कर रहा है। दावा किया गया कि अमेरिका का हॉक हेलीकॉप्टर और असॉल्ट राइफल भी तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में वो हेलीकॉप्टर पर सवार दिखे थे। उनके पास कई तरह की राइफलें और बंदूकें भी नजर आई थी और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि तालिबान अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और असॉल्ट राइफल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में अमेरिका ने वहां करीब 9 लाख सैन्य उपकरण छोड़ दिए थे। ये दावा पिछले साल अमेरिका में हथियारों का लेखा जोखा रखने वाली संस्था GAO ने किया था, क्योंकि तालिबान ने एक हॉक हेलीकॉप्टर में हादसे की पुष्टि की थी। एक बार फिर अमेरिका पर ऐसे ही आरोप लग रहे हैं, क्योंकि तालिबान के युद्ध अभ्यास के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिन्हें देखकर लगा कि तालिबान के पास लाखों खतरनाक हथियार हैं। और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उन्हीं में शामिल है। ये हेलीकॉप्टर जंग में भी इस्तेमाल होते हैं और सेना का सामान लाने ले जाने में भी। और इसीलिए ये तालिबान के लिए इतने काम के साबित हो रहे हैं। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कीमत 150 से 250 करोड़ रुपए के बीच होती है और ये हेलीकॉप्टर हवाई हमला करने में माहिर होता है। इसके अलावा इसे सामान्य सहायता के लिए और लोगों को लाने ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो के आधार पर कहा गया कि तालिबान के पास ये हेलीकॉप्टर हैं। इस बात के संकेत पिछले साल खुद तालिबान ने भी दिए थे, लेकिन अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया। वहां के अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 2 टूक बोल दिया कि उसने अफगानिस्तान में हथियार नहीं छोड़े थे। और 2021 में अमेरिकी सेना अपना सारा सामान लेकर वहां से निकली थी। अमेरिकी सेना ने जब अफगानिस्तान छोड़ा था तो वहां भगदड़ मच गई थी। काबुल एयरपोर्ट की दर्दनाक तस्वीरें आज भी लोगों को झकझोर देती हैं, क्योंकि लोगों को जैसे ही पता चला तालिबान शासन आने वाला है वो घबरा गए थे और लोग देश छोड़कर भागने लगे थे। और जो नहीं भाग पाए थे वो जैसे तैसे बच्चों को निकाल रहे थे, क्योंकि अमेरिका की सेना वहां से जा रही थी। अमेरिका ने कहा था कि उसने अफगानिस्तान से अपना सारा सामान निकाल समेट लिया था और करीब 2 साल बाद भी अमेरिका अपने रुख पर कायम है। Take the opportunity to remind you, we didn't just leave a bunch of weapons in Afghanistan. This is a fallacy, this is a farce.
अमेरिका भले ही कह रहा हो कि इस वीडियो में दिख रहे हथियार उसके नहीं हैं, लेकिन आरोप है कि अमेरिका ने जो लाखों हथियार अफगानिस्तान में छोड़े, तालिबान की ताकत उन्हीं से बढ़ी और वो उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी खबर आई यूरोप के देश सर्बिया से, जहां सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के समर्थकों ने हल्ला बोला। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। राजधानी बेलग्राद में ऐतिहासिक इमारत सिटी हॉल में घुसने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, क्योंकि सरकार के खिलाफ भड़के लोग किसी भी कीमत पर सिटी हॉल इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्हें रोकने के लिए इमारत के दरवाजे और खिड़कियों को पहले ही बंद कर दिया गया था और वहां पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए थे। लेकिन गुस्साए लोगों ने इमारत की खिड़कियों और दरवाजों पर पत्थरों की बारिश कर दी। प्रदर्शनकारी बड़े बड़े पत्थरों से दरवाजे पर हमला करते दिखे। पत्थर लगने की वजह से दरवाजे में लगा कांच टूट गया। भयानक पत्थरबाजी के बीच प्रदर्शनकारी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते और चीखते दिखे। इस दौरान कुछ लोग वहां मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाते भी नजर आए। पहचान छिपाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने अपना चेहरा ढक रखा था। इमारत के बाहर 1, 2, 10 या फिर 100 लोग नहीं, बल्कि गुस्से में तमतमाए हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जो लगातार तोड़फोड़ और पथराव करते दिखे। वहां मौजूद एक शख्स ने तो लंबी सी लकड़ी को सीधे बगल में बनी एक खिड़की पर दे मारा। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे लोग किसी भी कीमत पर वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगा मानो सभी प्रदर्शनकारियों के सिर पर खून सवार हो। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सिटी हॉल इमारत के अंदर मौजूद पुलिस वालों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो बिना डरे इमारत की टूटी हुई खिड़कियों और दरवाजों पर एक सुरक्षा घेरा बनाकर किसी दीवार की तरह डटे रहे। और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों का पारा चढ़ता जा रहा था। सिटी हॉल इमारत के एंट्री गेट के पास मौजूद प्रदर्शनकारी कभी पत्थर बरसाते तो कभी अपने पैरों से दरवाजे पर हमला करते दिखाई दिए। दरवाजे पर लात बरसाने वाला एक प्रदर्शनकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमले के लिए बुलाने का इशारा करता दिखा। हालांकि इस दौरान पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस की वजह से प्रदर्शनकारियों को मुश्किलें भी हो रही थी। प्रदर्शनकारी आंखों में जलन की वजह से परेशान दिखाई दिए। कभी आंखों को मलते तो कभी पानी से आंख साफ करते हुए वो लोग वहां डटे रहे। इस दौरान इमारत के अंदर मौजूद पुलिस वालों पर बाहर से लाठी से हमला करने की भी कोशिश की गई। हालांकि उनके हमलों को पुलिस वालों ने नाकाम कर दिया। प्रदर्शनकारी दरवाजा तोड़ने की कोशिश के दौरान लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। नारेबाजी के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने मशाल जैसी कोई चीज जलाकर वहां लाल रंग की रोशनी की। इसके बाद वहां चारों तरफ धुआं भर गया और सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी के समर्थकों का गुस्सा हर बढ़ते मिनट के साथ बढ़ता ही जा रहा था। हालात बिगड़ता देख राजधानी बेलग्राद के सिटी हॉल के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा, क्योंकि भयानक तोड़फोड़ कर रहे प्रदर्शनकारियों के तेवर किसी भी तरह कम होते नहीं दिख रहे थे। सिटी हॉल इमारत के अंदर फंसे पुलिस कर्मियों ने स्पेशल फोर्स का संदेश भेजा, जिसके बाद राजधानी बेलग्राद की सड़कों पर चारों तरफ इमरजेंसी सायरन गूंजने लगे। सिटी हॉल इमारत के बाहर पुलिस की स्पेशल फोर्स के पहुंचते ही वहां अफरा तफरी मच गई। इमारत के बाहर जमा भीड़ इधर उधर भागने लगी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने कुछ पत्थरबाजों को दबोच लिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी बेहोश होकर जमीन पर पड़ा नजर आया, जबकि उसका साथी उसे उठाने की कोशिश करता दिखा। 25 सेकंड के अंदर सिटी हॉल इमारत के बाहर जमा उपद्रवियों की भीड़ तितर बितर हो चुकी थी। कई प्रदर्शनकारी भाग निकले तो कईयों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इमारत के उस हिस्से में पत्थर के टुकड़े और टूटा हुआ कांच बिखरा नजर आया,
जहां से दरवाजा तोड़कर प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी सिटी हॉल इमारत के बाहर इकट्ठा प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह खदेड़ने में कामयाब रहे। राजधानी बेलग्राद में मौजूद सिटी हॉल वो इमारत है जहां सर्बिया के चुनाव आयोग का दफ्तर मौजूद है और विपक्षी पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने हाल ही में हुए चुनाव में धांधली की थी और चुनाव आयोग की मिली भगत से नतीजों में हेर फेर करके जीत दर्ज की थी। इसी वजह से एक रोज पहले सिटी हॉल में मौजूद चुनाव आयोग का दफ्तर प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गया। पिछले एक हफ्ते से करीब करीब पूरा सर्बिया इस तरह सुलग रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी नेता मौजूदा सरकार और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। 17 दिसंबर को आए चुनाव नतीजों के बाद से ही पूरे सर्बिया में सरकार विरोधी लोग इकट्ठा होकर इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए काली मिर्च का स्प्रे और आंसू गैस के गोले छोड़े। 17 दिसंबर को आम चुनाव के नतीजों का ऐलान किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच की सत्ता में वापसी हुई थी। उनकी सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी को 47% वोट मिले थे। इसी के बाद सर्बिया के विपक्षी दलों ने चुनाव को अवैध घोषित करने और दोबारा चुनाव कराने की मांग उठानी शुरू कर दी। हालांकि सर्बिया के राष्ट्रपति ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने वहां के सरकारी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में दो टूक कहा कि हार की हताशा से बौखलाए विपक्ष के नेता देश में दंगे फैला रहे हैं। यानी साफ है कि विपक्ष के प्रदर्शनों, हंगामे और तोड़फोड़ के आगे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच झुकने वाले नहीं हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला नहीं थमा तो सरकार उपद्रवियों पर बेहद सख्त एक्शन लेगी। चुनाव आयोग की इमारत में तोड़फोड़ की घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अलेक्जेंडर वुचिच ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी नेता पूरे देश में तोड़फोड़, आगजनी और बवाल कराकर माहौल को अशांत करना चाहते हैं ताकि वो अपनी मंशा में कामयाब हो सके। हालांकि सर्बिया के चुनाव पर नजर रख रहे कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी मौजूदा सरकार पर प्रभाव डालकर मतपेटियों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। वहीं विपक्ष पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि जब तक सर्बिया में दोबारा आम चुनाव सही तरीके से नहीं कराए जाते, सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेंगे। इधर क्रिसमस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कुछ ही घंटों में हजारों गाड़ियां पहुंच गई। क्रिसमस की छुट्टी और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी की वजह से हजारों पर्यटकों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। ऐसे में पुलिस की तरफ से ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़क पर हजारों गाड़ियां खड़ी नजर आईं। सड़क के हर कोने पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही दिखी और उसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। बर्फ के बीच खड़ी हजारों गाड़ियों की भीड़ देखकर हर कोई हैरान रह गया। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन के मुताबिक सुबह 8 बजे से दोपहर तक वहां 6000 से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री हुई और यही वजह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां की पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। साथ ही वहां आने वाले लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी कर रही है। लेकिन ये हाल सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों की भारी भीड़ लग गई और उसकी वजह से अटल टनल में लंबा जाम लग गया और हजारों लोग घंटों तक वहां फंसे रहे। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें गाड़ियों की लंबी लाइन लगी नजर आई और गाड़ियों की उस लाइन को देखकर ऐसा लगा मानो वो घंटों से वहीं खड़ी हुई है, क्योंकि अटल टनल में जो गाड़ियां पीछे की तरफ खड़ी थी उनमें बैठे लोगों ने तो अपनी गाड़ियां ही बंद कर दी, क्योंकि कई घंटों से वो एक ही जगह खड़े हुए थे। वहां की पुलिस के मुताबिक कुल्लू में एक दिन में 12,000 से ज्यादा गाड़ियों में करीब 65,000 लोगों ने एंट्री की और उसी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोग घंटों तक एक ही जगह फंसे रहे। ऐसे में वहां की पुलिस भी ड्रोन के जरिए वहां आने वाली गाड़ियों की निगरानी कर रही है।
चीन से, जहां कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट तेजी से अपने पांव पसारता जा रहा है। खबरों के मुताबिक वहां कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ गई, जिसके बाद पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बज गई। खबरों के मुताबिक चीन में कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि वहां शमशान में 24 घंटे तक शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यानी खबरों के मुताबिक चीन में कोरोना की नई लहर और नए वेरिएंट ने भयानक तबाही मचा दी, लेकिन चीन में तेजी से फैल रहे वायरस ने पूरी दुनिया में खतरे का अलार्म भी बजा दिया। दुनिया भर के देश कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता में पड़ गए, क्योंकि खबरों के मुताबिक चीन में फैला कोरोना का नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट जितना ही खतरनाक बताया जा रहा है। ब्रिटेन के अखबार डेली स्टार के मुताबिक कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 की वजह से चीन में हर रोज कई लोग मारे जा रहे हैं। हालात ये हैं कि चीन के कुछ शहरों में शमशान को 24 घंटे तक खोलने के आदेश दे दिए गए, क्योंकि शमशान के बाहर अंतिम संस्कार के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई। खबरों के मुताबिक जिन शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया उन्हें बड़े बड़े फ्रीजर में रख दिया गया। यानी कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 की वजह से चीन में कोहराम मचा हुआ है। चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीते दिन वहां के सरकारी शमशानों में जगह कम पड़ गई, जिसके बाद कई लोगों ने प्राइवेट शमशान खोल दिए और पैसे लेकर शवों का अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। यानी चीन के हालात डराने वाले हैं। ब्रिटेन के अखबार डेली स्टार के मुताबिक वहां के शमशान में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी है, तो वहीं अस्पतालों में भी हालात बहुत बुरे हैं। खबरों के मुताबिक चीन के कई शहरों में अस्पताल कोरोना के मरीजों से पटे पड़े हैं और लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार डेली स्टार के मुताबिक सितंबर महीने में ही चीन के कुछ शहरों में रहस्यमयी निमोनिया की लहर फैली थी और उसके शिकार ज्यादातर वहां के बच्चे हुए थे। इसके बाद अक्टूबर में संक्रमण तेजी से बढ़ा और चीन के दूसरे राज्यों और शहरों तक पहुंच गया। डेली स्टार के मुताबिक नवंबर में स्थिति और खराब हो गई और कोरोना का JN.1 वेरिएंट बच्चों से बड़ों के फेफड़ों तक पहुंच गया। हालांकि दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर रखने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नवंबर में ही पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया था और चीन से वहां फैल रही बीमारी के बारे में जानकारी मांगी थी। लेकिन उस वक्त चीन ने बच्चों की बीमारी को मौसम में बदलाव का असर बताकर किसी गंभीर बीमारी के होने से इनकार कर दिया था। यानी चीन ने पहले की तरह इस बार भी बीमारी छिपाने की कोशिश की ताकि दुनिया भर में उसकी बदनामी ना हो। खबरों के मुताबिक चीन में फैले कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 के मरीजों में इसके लक्षण नहीं नजर आए। यानी कोरोना का ये नया वायरस दबे पांव वहां लोगों के शरीर में दाखिल हुआ। चीन से मिली जानकारी के आधार पर WHO ने बताया कि सितंबर महीने में अस्पताल पहुंचे बच्चों को खांसी, सांस की तकलीफ, थकान, शरीर में दर्द और सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से पीड़ित मरीजों में पहले सिर्फ सर्दी, जुकाम और बुखार के ही लक्षण दिखाई दिए थे। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक JN.1 वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के फेफड़ों में भयानक संक्रमण पाया गया। यानी कोरोना के पुराने वायरस की तरह उसका ये नया वेरिएंट भी हल्के लक्षण के साथ साथ शुरू होकर इंसान के फेफड़ों को जाम कर देता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट हो गई। हालांकि बेहद तेजी से फैल रहा ये वायरस दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना के JN.1 वेरिएंट के मरीज दुनिया के कई देशों में पाए गए। भारत के भी कई राज्यों में इसके मरीज मिले और इसी वजह से भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह चौकन्ना हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 63 मरीज मिले हैं, जिनमें 34 मरीज गोवा, 9 मरीज महाराष्ट्र, 8 मरीज कर्नाटक, 6 मरीज केरल, 4 मरीज तमिलनाडु और 2 मरीज तेलंगाना में मिले। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है। WHO के मुताबिक
कोरोना का ये वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दे दिए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। उधर तुर्की ने 30 कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतारकर अपने 12 सैनिकों की मौत का बदला लेने का दावा किया। तुर्की के मीडिया के मुताबिक 3 रोज पहले उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों के हमले में तुर्की के उन सैनिकों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से तुर्की गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हवाई हमलों की झड़ी लगा दी। तुर्की के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना को जैसे ही उत्तरी इराक में अपने 12 साथियों के मारे जाने की खबर मिली, वैसे ही खतरनाक मिसाइलों से लैस तुर्की के लड़ाकू विमान वहां टूट पड़े और भीषण हमलों के दौरान उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों के 29 ठिकानों को मिट्टी में मिलाने और 30 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। तुर्की के मीडिया के मुताबिक ये ऑपरेशन उत्तरी इराक के कदील इलाके में चलाया गया। इराक और ईरान की सीमा के नजदीक मौजूद इस इलाके को कुर्द लड़ाकों के संगठन PKK का गढ़ माना जाता है, लेकिन बदले की आग में जल रही तुर्की की फौज ने कुर्द लड़ाकों के इलाके में घुसकर जोरदार प्रहार कर दिया और तुर्की के रक्षा मंत्री ने खुद इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर रखी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की किसी भी सूरत में कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटा देना चाहता है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों पर तुर्की को दहलाने के आरोप लगते आए हैं। लेकिन उत्तरी इराक में तुर्की के 12 जवानों को मारकर कुर्द लड़ाकों ने तुर्की को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली, जिसकी वजह से तुर्की का खून खौल उठा और उसने सीरिया और इराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जारी अपने ऑपरेशन को पहले से भी तेज कर दिया। इस दौरान तुर्की के रक्षा मंत्री भी पूरे एक्शन में दिखे। उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और कुर्द लड़ाकों से बदला लेने का प्लान बनाया, जिसके बाद तुर्की के कई लड़ाकू विमानों ने एक साथ कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर कहर बरपा दिया। तुर्की के रक्षा मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने 2 टूक कह दिया कि उनकी सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि वो तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन यानी कुर्द लड़ाकों का सफाया नहीं कर देती। यानी आने वाले दिनों में कुर्द लड़ाकों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि तुर्की उन्हें फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहता। और उत्तरी इराक में तुर्की के सैनिकों पर हमले के बाद तुर्की के रक्षा मंत्री ने जो तेवर दिखाए हैं वो कुर्द लड़ाकों के अंत की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि तुर्की अब कुर्द लड़ाकों की बर्बरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की के रक्षा मंत्री ने बताया कि सीरिया और इराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों के सफाए के साथ साथ तुर्की में मौजूद उनके समर्थकों के भी फन कुचलने का अभियान तेज कर दिया गया। और तुर्की के मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत दियारबकर में 50 से ज्यादा कुर्द समर्थकों को हिरासत में लिया गया। उन लोगों पर सोशल मीडिया के जरिए कुर्द लड़ाकों की तारीफ करने और उनका प्रचार करने के आरोप लगे। कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की की इस दोहरी कार्रवाई से साफ है कि वो उन्हें जड़ से मिटा देना चाहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की और कुर्द लड़ाकों की कला काफी पुरानी है, लेकिन तुर्की के तेवर से साफ है कि वो इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने तुर्की को कई गहरे जख्म दिए हैं। तुर्की का आरोप है कि बीते 35 साल में कुर्द लड़ाकों के हमले में उसके 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कुर्द लड़ाकों की इसी बर्बरता की वजह से तुर्की उन्हें आतंकी मानता है, जबकि कुर्द समुदाय के मुताबिक उसके लड़ाके एक अलग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुर्द समुदाय के लोग सीरिया, इराक, ईरान, तुर्की और आर्मेनिया में रहते हैं, जिनकी आबादी करीब 3.5 करोड़ है, जो अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते आए हैं और इस देश को बनाने के लिए इराक के उत्तरी, तुर्की के दक्षिणी और सीरिया के उत्तरी इलाकों को एक साथ जोड़ने की मांग है।
बड़ी खबर आई रूसी राष्ट्रपति पुतिन की धमकी से जुड़ी। पुतिन ने नेटो में शामिल होते ही फिनलैंड को बड़ी धमकी दे डाली। उन्होंने इशारा कर दिया कि अगर फिनलैंड ने नेटो के बहकावे में आकर उनसे दुश्मनी मोल ली तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड ने हाल ही में नेटो में एंट्री ली है और यही बात पुतिन को कांटे की तरह चुभ रही है। इसीलिए पुतिन ने फिनलैंड को ये संकेत दे दिए कि अगर फिनलैंड ने नेटो के दम पर उन्हें आंख तरेरी तो फिर उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि पुतिन नेटो से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं और उनके पड़ोसी देशों का नेटो में शामिल होना उनके गले नहीं उतर रहा। यही वजह रही कि उन्होंने फिनलैंड को ये साफ कर दिया कि अगर उसने नेटो के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो फिर उसका हाल भी यूक्रेन की तरह हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड भी यूक्रेन की तरह रूस का पड़ोसी देश है जो रूस से करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि नेटो पुतिन के एक और पड़ोसी जमीन पर अपना अड्डा बनाने वाला है। और यही बात पुतिन को परेशान कर रही है। रूस ने जब यूक्रेन पर धावा बोला था तब भी उसने ये दलील दी थी कि यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की कोशिश की और उसकी इसी कोशिश को रोकने के लिए रूस ने वहां विशेष सैन्य अभियान चलाया। लेकिन अब रूस के एक और पड़ोसी फिनलैंड ने नेटो का दामन थाम लिया। मतलब पुतिन ने अपने एक पड़ोसी को रोकने के लिए वहां जंग छेड़ी तो उसका फायदा उठाकर उनके दूसरे पड़ोसी ने नेटो से हाथ मिला लिया। और इसी बात ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी क्योंकि पुतिन शुरुआत से दावा करते आए हैं कि अमेरिका नेटो के जरिए रूस को घेरने की कोशिश में है और पुतिन का मानना है कि इसी वजह से नेटो रूस के आसपास के देशों को अपने संगठन में शामिल करने के लिए लालच दे रहा है। हालांकि जैसे ही फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का ऐलान किया, पुतिन ने भी पलटवार की तैयारियां तेज कर दी। पुतिन ने ऐलान कर दिया कि वो फिनलैंड से लगने वाली सीमा के पास एक बड़ा मिलिट्री अड्डा बनाएंगे। मतलब ये कि अमेरिका ने जो शक जताया था वो सच्चाई में भी बदल सकता है, क्योंकि बाइडेन का दावा था कि पुतिन नेटो के किसी सहयोगी देश पर हमले की योजना बना रहे हैं। और पुतिन के फैसलों के बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि वो देश फिनलैंड भी हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने फिनलैंड सीमा के पास अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के संकेत देकर रूस के इरादे साफ कर दिए। और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया क्योंकि फिनलैंड ने अचानक रूस से लगने वाले अपने बॉर्डर पर बाड़ेबंदी करनी शुरू कर दी। इसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि फिनलैंड अपने यहाँ रूस से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि नेटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड और रूस में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि फिनलैंड का दावा है कि उसने ये फैसला अपने यहाँ बढ़ रहे रूसी शरणार्थियों की वजह से लिया, लेकिन आशंका है कि फिनलैंड को ये डर सता रहा है कि रूस उसके देश में अपने शरणार्थियों को भेजकर वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। Боюсь туда сейчас ехать, я даже не всех, у меня вот 4 маленьких детей, 8, 7, 6 и 3 года, я даже не могла их всех взять, потому что думаю, мы там застрянем, не дай бог. रूस और फिनलैंड की सीमा से जो वीडियो सामने आया उसमें कई पुलिस वाले रूस से जाने वाली कई कारों की तलाशी लेते नजर आए। इस दौरान न सिर्फ लोगों के दस्तावेज चेक किए गए बल्कि कई लोगों को तो लौटा तक दिया गया। साथ ही वहां कई हाईटेक कैमरे भी लगाए गए ताकि बॉर्डर से गुजरने वाले हर शख्स पर पैनी नजर रखी जा सके। और इसी वजह से यह आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन कभी भी फिनलैंड को निशाने पर ले सकते हैं। इस आशंका के बीच अमेरिका ने फिनलैंड की मदद करने का फैसला लेते हुए उसके साथ एक बड़ा समझौता कर लिया। मतलब अमेरिका ने ये साफ कर दिया कि अगर पुतिन ने फिनलैंड की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे अमेरिका से भी टकराना होगा। इस समझौते के तहत अमेरिका फिनलैंड में 1 या 2 नहीं बल्कि अपने 15 सैन्य अड्डे बनाएगा। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के तहत इन सैन्य ठिकानों में अमेरिका की सेना किसी भी वक्त आ सकती है। इसके अलावा इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका अपने कई घातक हथियार और बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी रखेगा। मतलब कि वो फिनलैंड को जंग के लिए हर तरह से मदद करने का भरोसा जता चुका है। और अगर जंग की नौबत आई तो उसके हथियार फिनलैंड के काम आ सकते हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने फिनलैंड के नेटो में आते ही पुतिन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अमेरिका की धमकियों का जवाब देते हुए दुश्मनों पर परमाणु हमले तक की धमकी दे डाली।
उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने साफ कहा कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वो परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने इस बयान के साथ ही उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दुश्मनों से निपटने के अपने इरादे जाहिर कर दिए। किम जोंग उन ने साफ कर दिया कि अगर दुश्मनों ने उत्तर कोरिया को उकसाया तो वो पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, चाहे इसके लिए परमाणु हमला ही क्यों न करना पड़े। किम जोंग उन की इस धमकी को अमेरिका के साथ साथ दक्षिण कोरिया के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया के मीडिया के दावों के मुताबिक किम ने अपने इस बयान में कहीं भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उनकी परमाणु हमले वाली धमकी को सीधे तौर पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ दोनों देशों की तल्खी बढ़ती ही जा रही है। किम जोंग उन ने ये बयान उस वक्त दिया जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की तैयारियों में जुटे थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को दुश्मनों को घेरने की रणनीति और दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए जरूरी बताया। लेकिन किम जोंग उन का ये फैसला अमेरिका को रास नहीं आ रहा और उसकी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद किम जोंग उन की बहन ने भी अमेरिका को आड़े हाथों ले लिया और उस पर युद्ध भड़काने का आरोप लगा दिया। और किम जोंग उन की बहन ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका को उकसावे वाली रणनीति की वजह से ही कोरियाई प्रायद्वीप में हालात बिगड़ रहे हैं और बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। किम जोंग उन की बहन ने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में ऐसे ही हस्तक्षेप करता रहा तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मिसाइल परीक्षण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाए जाने की भी निंदा की।